नमस्कार, डिबेट एट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। 28 फरवरी को अमेरिका ईरान के बीच जंग छिड़ी जिसमें इजराइल शामिल हुआ और उसके बाद वैश्विक हालात खराब होते गए। ईंधन की आपूर्ति लगातार प्रभावित हुई और दुनिया भर में उसका प्रभाव देखने को मिला। भारत भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। 28 फरवरी से शुरू हुआ यह युद्ध जाकर 17 जून को रुका, जब एक समझौता हुआ, एमओयू हुआ और उसके बाद हॉर्मुज खोला गया। दुनिया में हालात धीरे धीरे बेहतर होने लगे, लेकिन 17 जून के बाद लग रहा था कि जो आशंकाओं के बादल हैं, संकट के बादल हैं, वो दूर हो जाएंगे। लेकिन ये खुशी बहुत छोटी रही और 8 जुलाई यानी आज के दिन एक बार फिर से युद्ध, अनिश्चितता और बादल जो हैं आशंकाओं के, वो मंडराने शुरू हो गए। नाटो समिट में डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि ईरान के साथ जो बातचीत थी वो खत्म समझिए, मैं उनसे बात नहीं करना चाहता हूं, वो अपने समझौते को लेकर बार बार बदलते हैं। हॉर्मुज में जो जहाज है उन पर हो रहे हमलों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने नाराजगी जाहिर की और कल फिर अमेरिका ने हमला किया। आज अमेरिका ने दोबारा हमले की बात की है और उन्होंने एक तरीके से इस समझौते को खत्म करार दे दिया है, यानी सीज फायर फिर तार तार हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के साथ ही क्रूड ऑयल 6% बढ़ गया। डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के साथ ही भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट आ गई, यानी दुनिया एक बार फिर लाचारगी से देख रही है कि ये हो क्या रहा है। आखिर क्यों ईरान और अमेरिका के बीच में बात नहीं बन पा रही? क्या अब जो होगा वो पहले से भी बुरा होगा, क्योंकि परिस्थितियां वैसी हैं? दूसरी ओर ईरान ने साफ कह दिया है कि धमकियों के माहौल में कोई बातचीत नहीं हो सकती, क्योंकि अमेरिका समझौते की पुरानी बातों को नहीं मान रहा है। वहीं अमेरिका का कहना है कि जो हमला किया गया, नाटो ने कहा वो ठीक था। अमेरिका का कहना है कि चाहे वो परमाणु जो विस्तार है उसकी बात हो या फिर हॉर्मुज में हमले रोकने की बात हो, ईरान उन पर कायम नहीं रह रहा है। इस पर बात करेंगे। कई खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वैश्विक संकट पर बात करने के लिए। एपी सांवरिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। डॉक्टर श्रीराम श्रीवास्तव जी हमारे साथ, विदेश मामलों के जानकार। रंजीत कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मंजू सेठ जी, पूर्व राजनयिक हैं, विषय की गंभीरता को समझते हुए वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले सांवरिया साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये अशांति, फिर लगा कि चलो शांति आ गई, बहुत देर बाद आई, लेकिन 17 जून को तो बमुश्किल 20 दिन हुए और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि खत्म समझिए, सीज फायर, हमले शुरू हो गए हैं। क्या पहले जो हुआ उससे भी बुरे होने की स्थिति की ओर दुनिया आगे बढ़ रही है? वरुण जी देखिए, मैं एक सोल्जर हूं और मैंने भी एक युद्ध लड़ा है। और युद्ध लड़ने के भी कोई नियम होते हैं, युद्ध को रोकने के लिए भी कोई नियम होते हैं। पर मैं इसको 28 फरवरी से इस युद्ध को बड़े ध्यान से देख रहा हूं। इसमें किसी भी तरह का कोई भी नियम कहीं से भी नहीं फॉलो अप किया जा रहा है। जिस तरह से डिवास्टेशन 28 फरवरी को हुआ और अमेरिका कूदा इस युद्ध के बीच में इजराइल के कहने से, मैं तो वरुण जी आज कहूंगा कि इजराइल बहुत खुश हो रहा होगा आज, क्योंकि आज के दिन उसने अमेरिका को फंसा दिया है और उधर इजराइल के लिए गाजा ने सरेंडर कर दिया है। हालांकि उसने हथियार नहीं डाले हैं, बट अपनी गवर्नमेंट को उसने समाप्त कर दिया है। तो ये युद्ध जो है, इसका कोई भी परिणाम किसी भी तरह से नहीं होता। हम इसके ऊपर कितनी बार डिबेट कर चुके हैं। इस जो 17 जून को जो हुआ, 14 सूत्रीय समझौता हुआ, उसके लिए कभी पाकिस्तान आगे आ रहा था, कभी कोई आके हम बात करवा देंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन 3 जुलाई को जब ईरान ने अरब कंट्रीज के जहाजों के ऊपर, हार्मुज के ऊपर अटैक किया, तो वो एक ऐसा संकेत था। और अमेरिका तो तैयार बैठा ही हुआ है। अमेरिका को तो इस वक्त इतनी खुंदक आई हुई है, उसकी अपनी स्टेक्स बड़ी हाई है। तो उसने इमीडिएटली 7 तारीख को 80 जगह पे ईरान के ठिकानों के ऊपर अटैक कर दिया। और जो स्टेटमेंट अब मिस्टर ट्रंप ने दिया है, उस स्टेटमेंट को सुनने के बाद तो मरे से मरा दुश्मन भी
संधि की तरफ या समझौते की तरफ नहीं जाएगा। उन्होंने इसको कायर, चोर, धोखेबाज क्या क्या नहीं कहा। और मैं तो यहाँ वरुण जी कहना चाह रहा हूं कि अमेरिका, पर्टिकुलरली नॉट अमेरिका, ट्रंप को इस तरह के स्टेटमेंट देने में कभी समझौता हो गया, कभी नहीं हो गया। उसकी अपनी फैमिली में इतना ज्यादा पैसा उन्होंने अर्न कर लिया है जिसका कि कोई हिसाब हम लोग तो कर नहीं पाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो संकेत है बहुत ही खतरनाक है विश्व के लिए, क्योंकि अब युद्ध ईरान ने तो अपने सर के ऊपर कफन बांधा हुआ है। और आज जैसे वो खुमैनी को दफनाया गया, उसमें उन्होंने कसम खाई है कि हमारे नेता को मारा है अमेरिका ने, हमको किसी तरह से इसको छोड़ेंगे नहीं। और एक बार आदमी कफन बांध लेता है सर के ऊपर तो, लेकिन इनके कफन बांधने से पूरे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर वही खतरा फिर मंडरा गया। और मुझे अंदेशा है कि इसी तरह से ये काम एस्केलेट होता रहा तो ये युद्ध बहुत लंबा खिंच जाएगा और उसमें मेरा भारतवर्ष भी पिस रहा है। हमारा तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरह से क्रूड की प्राइसेस कम आई थी, आज एकदम से फिर जंप कर गई है। जिस तरह से ट्रेड में आया, सेंसेक्स जो है 6,000 पॉइंट तक नीचे गिर गया, लेकिन उसमें अमेरिका के ट्रंप फैमिली को बहुत बहुत फायदा हो रहा है। तो मैं तो यही प्रार्थना करता हूं, लेकिन ये कहना भी है कि जल्दी से शांति होने वाली नहीं है मेरे विचार से। ठीक है, मंजू सेठ जी हमारे साथ हैं। मंजू जी, ये जो आज डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि सीज फायर खत्म और हमले शुरू हो गए हैं, तो क्या ये माना जाए कि कूटनीति में गुंजाइश बची नहीं है, परिस्थितियां बहुत गंभीर हो चली हैं और अब दुनिया जिस दृष्टि से इस पूरे मामले को देख रही है, लाचारगी ज्यादा नजर आ रही है कि इतने प्रयासों के बावजूद ना ईरान पीछे हट रहा है, ना अमेरिका पीछे हट रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का रवैया तो खैर सभी जान ही रहे हैं और उन्होंने पब्लिकली आके कह दिया कि सीज फायर खत्म और हमले भी शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, क्योंकि मेरा मानना है कि ये डिप्लोमेसी खत्म नहीं हुई है, टॉक्स तो चल ही रही हैं, टॉक्स को खत्म नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि वो अब देख रहे हैं उनका पीस टॉक्स जब से शुरू हुई है यही उनका पैटर्न बन गया है। पीस टॉक होती है, थोड़ा सा उनका समझौता होता है, उसके फिर 2 दिन के बाद दोनों साइड से तोड़ देते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कोई नेगोशिएटिंग पॉइंट्स है, क्योंकि फाइनल डील तो अभी हुई नहीं है। जो फाइनल कहते हैं फाइनल डिस्कशन जो करेंगे उनकी जो न्यूक्लियर उसको लेके, तो डिस्कशन तो चलेंगे इनके, लेकिन ये जो रवैया है इस वक्त इनका जो है डोनाल्ड ट्रंप का और ईरान का, मेरा मानना है दोनों साइड्स इस वक्त टोटली चाहते नहीं हैं कि पीस हो, क्योंकि उनके जो मकसद हैं, जैसे अभी इन्होंने जनरल साहब ने भी कहा कि ये जो प्रोस्पेरिटी या जो प्रॉफिटिंग हो रही है, ये जो लोग इससे प्रॉफिट कर रहे हैं वॉर से दोनों कंट्रीज में, उनके हित में है कि ये चलता जाए ऐसे। ये तो इससे मुझे लग रहा है कि ऐसा ही चलता रहेगा, पीस आएगी फिर वो करेंगे, लड़ाई करेंगे और फिर जाके फिर वो अपने, क्योंकि उनके दोनों के मकसद ही मैच नहीं करते। नेगोशिएशंस में अगर मकसद तो मैच करने चाहिए, दोनों का एक गोल तो होना चाहिए कि यस हमको खत्म करनी है ये, और एग्रीमेंट होना चाहिए फाइनल। हॉर्मूज को लेके हम देख रहे हैं एग्रीमेंट, यूएस तो कहता है हो गया, ईरान कहता है हमारे तरफ से कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, हमने कुछ नहीं एग्री किया। तो ये जो हो रहा है ये सब बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। पूरी वर्ल्ड इम्पैक्ट हो रही है, गल्फ के सारे कंट्रीज इम्पैक्ट हो रहे हैं और सबसे मैक्सिमम ग्लोबल साउथ इम्पैक्ट हो रहा है। तो मेरा मानना है कि ये जो हो रहा है, कूटनीति तो लगे रहेंगे, लेकिन ये जो सिलसिला है मुझे लग रहा है ये थोड़े दिन और चलेगा, और लेकिन हाँ इवेंचुअली पीस आनी है। ऐसा नहीं है कि ये इंडेफिनिटली चलेगा, क्योंकि पीस दोनों साइड्स को चाहिए, क्योंकि उनके यूएस की इकोनॉमी इम्पैक्ट हो रही है और ईरान की भी इम्पैक्ट हो रही है, और जो ईरान के सैंक्शंस फिर लगा दिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान ऑयल के सेल पे, जो एक उनको कंसेशन दिया था। तो आई थिंक ये मुश्किल समय है। ईरान ने आज कहा कि धमकियों के माहौल में बातचीत नहीं होती है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप का एक जो उनका रवैया, तो खैर उनका जो अंदाज है वो पूरी दुनिया जानती है, तो जब माहौल वैसा नहीं है उस वजह से भी नुकसान हो रहा है?
बिल्कुल माहौल से तो हो ही रहा है। अब हम देख रहे हैं हमारे जैसे जो सेंसेक्स है और सारे वर्ल्ड के जो स्टॉक एक्सचेंजेस है सब इतना ऊपर नीचे जा रहे हैं, इतना उनका कोई स्टेबिलिटी नहीं है। पहले इतने अच्छे से हो रहा था, वर्ल्ड इकोनॉमी भी अपर ट्रेंड पे थी, अब सारी इकोनॉमीज इम्पैक्टेड है नेगेटिवली। और सेंसेक्स ऊपर, हमारे इंडिया में भी सेंसेक्स निफ्टी सब ऊपर नीचे जा रहे हैं। पेट्रोल प्राइसेस, क्रूड के प्राइसेस फिर ऊपर चले गए। तो ये जो माहौल बना हुआ है, जियोपॉलिटिकल माहौल जो बना हुआ है, और जो ये चेंजेस आ रहे हैं वर्ल्ड में, जियोपॉलिटिकल चेंजेस, ये सब इम्पैक्ट कर रहे हैं। और इनकी जो नेगोशिएशंस का जो एक जो अप्रोच है दोनों साइड्स का, मुझे लगता है कि एक वन अपमैनशिप चल रही है, और पीस की तरफ इस वक्त दोनों साइड सीरियस नहीं है। अगर इनको पीस चाहिए होता, ये बहुत पहले दोनों अचीव गंभीर हो नहीं है। बड़ा वैलिड पॉइंट आपका है। तो इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए ही, इस बात को आगे ले जाते हुए, रंजीत जी, डोनाल्ड ट्रंप ने इस 28 फरवरी से अब तक जो चली लड़ाई, उसमें बार बार उनका बताने का प्रयास ये था कि हमने ईरान को बहुत बड़ा डैमेज दिया है, ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। क्या इसका मतलब ये माना जाए कि डोनाल्ड ट्रंप अभी तक कुछ सीमित अटैक करवाकर ईरान को सरेंडर कर दे या वो बैकफुट पर आ जाए, ऐसा चाह रहे थे? अब तक ऐसा नहीं हुआ है, तो क्या वो फुल फ्लेज वॉर की तरफ जा सकते हैं? क्या अनिश्चितताएं और बढ़ सकती हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि अभी तक उतना बुरा नहीं हुआ है और अब शायद और बुरा होने की दिशा में बढ़ चली है दुनिया? देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरह से युद्ध विराम समझौता संपन्न हुआ और जिस तरह से ये लागू होने की ओर बढ़ रहा था, उसे लेकर के अमेरिका में के कुछ हलकों में ये आलोचना हो रही थी कि अमेरिका ईरान के सामने झुक गया है, ईरान की शर्तों पर समझौता हुआ है। और दूसरी ओर इजराइल ने जिस तरह से लेबनान पर हमले किए और जिस तरह से जो युद्ध विराम समझौता हुआ है उसके प्रावधानों का बंदिशें लगी थी, उसे हटाया नहीं, जबकि युद्ध विराम समझौते की यह प्रमुख शर्त कि अमेरिका ईरान पर तेल निर्यात, अमेरिका ने इसका पालन नहीं किया। और दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज के इलाके में जो ट्रैफिक है, जो व्यापारिक आवाजाही, जो व्यापारिक पोतों की आवाजाही, इन पर जिस तरह से एक तरह से लिमिटेड रास्ता प्रदान करने की जो कदम उठाया ईरान ने, उसे लेकर के भी अमेरिका के हलकों में ये संदेह पैदा हुआ, शक पैदा हुआ। अमेरिका ने कहा कि होर्मुज इलाके पर किसी देश का नियंत्रण नहीं हो सकता। ईरान ने उस पर सीमित नियंत्रण जारी रखने की घोषणा की। तो कुछ हद तक ईरान ने भी अपनी ओर से भड़काने वाली कार्रवाई की है। और हालांकि अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए, ईरान ने भी कतर के एलपीजी टैंकरों पर हमले किए। तो हमलों का आदान प्रदान जिस तरह से शुरू हो गया है, वह पश्चिम एशिया में अस्थायी शांति के लिए शुभ संकेत नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यह बहुत लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति खुद नहीं चाहते थे कि वो अब युद्ध लंबा खींचे, युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। वो केवल एक ईरान को संदेश देना चाहते थे और इजराइल को भी बताना चाहते थे कि वो झुक नहीं रहा है, अमेरिका ईरान के सामने नहीं झुकेगा। ईरान पर जो परमाणु हथियारों के परमाणु हथियार कार्यक्रम जो रोकने का जो दबाव है, ईरान भी उसे लेकर के कोई स्पष्ट घोषणा नहीं कर रहा है, स्पष्ट वादा नहीं कर रहा है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के जिस तरह से अमेरिका बहाना बना रहा है, उससे अभी ये शुभ संकेत नहीं मिल रहे कि ईरान और अमेरिका के बीच स्थायी शांति फिर से लौटेगी। लेकिन जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच धमकियों का आदान प्रदान हो रहा है, एक दूसरे को तबाह कर देने की जो धमकियां दी जा रही हैं, वह उससे लगता है कि अभी कुछ दिनों तक युद्ध का यह माहौल, हवाई हमलों का यह माहौल चलता रहेगा और जिसका विश्व अर्थव्यवस्था पर एक बार फिर से प्रतिकूल असर अभी पड़ना शुरू हो गया है। स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार काफी लुढ़कने लगे हैं, पेट्रोल के दाम फिर से बढ़ने लगे हैं। तो इन सब पर निगाह दुनिया की सरकारों की भी है। दुनिया के जो देश हैं वो नहीं चाहते कि युद्ध लंबा खींचे, और इसके लिए दुनिया के देशों को एक सामूहिक पहल करनी होगी कि युद्ध रोकने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच फिर से किसी तरह पहल नए सिरे से की जाए।
जी। डॉक्टर श्रीराम श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि जैसे अभी रंजीत जी कह रहे हैं कि दुनिया के देशों को पहल करनी चाहिए। दुनिया की लाचारगी यहाँ दिखाई दे रही है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की ओर से जो अ, बयान आ रहे हैं। भारत के लिए मौजूदा स्थिति, उसकी विदेश नीति संभल संभल कर इस पूरे मामले पर चलने की और दूरी बना के रखने की और अपना जो काम है वो भी होता रहे, उन सब के बीच में ऐसा लग रहा था कि हालात सामान्य हो रहे हैं। पर भारत की विदेश नीति अब क्या कर सकती है जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर खत्म होने का ऐलान कर दिया है? बहुत पहले से एक्सपेक्टेड था कि ये जो सीज फायर है ये अधिक समय तक नहीं चलेगा। अभी फिलहाल जो स्थिति हुई है वो हुई है, दो कारण थे। एक तो ये कि जो अंकारा में नाटो के देशों में मीटिंग हुई है उसमें वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन देशों को खुली धौंस दे दी है कि हम अपनी सेनाएं हटा लेंगे, फिर आप अपना निपटना। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि ग्रीनलैंड को हम कब्जे में लेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड की जो वहाँ विपुल संपदा है, रेयर अर्थ एलिमेंट है, खनिज पदार्थ है, उन पर नजर गड़ाए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अगर अमेरिकी जो वाशिंगटन पोस्ट के समाचारों को सही माना जाए तो पिछले 2 महीने में $9.8 बिलियन उनकी कंपनी ने कमाए। और ज्यादातर कमाई कैसे हो रही है? एक फटाका फोड़ देते हैं ईरान के ऊपर और स्टॉक मार्केट में शेयर नीचे गिरते हैं, उनके बेटे और दामाद की कंपनी उनको खरीद लेती है और फिर जो है समझौते की बात होती है। इसी तरह के उतार चढ़ाव हो रहे हैं और फायदा किसको हो रहा है? ना अमेरिका को हो रहा है, ना दुनिया को हो रहा है। हाँ, ट्रंप की कंपनियों को जरूर हो रहा है। रहा सवाल ये, वर्तमान जो स्थिति आई है इसमें भारत ने ये स्थिति बहुत पहले से पहचान दी थी। यही एक कारण है कि भारत ने जो तेल खरीदा है और उसका संग्रहण उन्होंने वहीं पर करा रखा है, निश्चित रूप से उसका पेमेंट। और जैसे ही स्थिति सामान्य होती है हमारे तेल के टैंकर, एलपीजी के टैंकर सुरक्षित निकल जाते हैं। कतर ने अलबत्ता $6 अरब जो उनके बैंक में फ्रीज थे ईरान के, वो रिलीज कर दिए, इसलिए कतर से उनकी दोस्ती हो गई। लेकिन अभी जो कतर के पानी में उन्होंने जिन जहाजों पर फायरिंग किया है वो सऊदी अरब अमीरात के थे। सऊदी अरब अमीरात से उनकी ईरान की काफी गहरी दुश्मनी हो गई है। इधर जो है कुवैत पर भी वो आक्रमण कर रहे हैं और बहरीन पर भी आक्रमण कर रहे हैं। इनके अपने निजी कारण भी हैं राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन भारत के लिए ये एक बहुत सोचा समझा विदेश नीति का कदम है कि हमको इनके झगड़े में नहीं पड़ना है, दोनों से अच्छे संबंध बनाए रखना है, अपने देश हित पहले देखना है। तो मुझे पूरा यकीन है कि अगले 3 महीने तक भारत में तेल और एलपीजी का किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी, इतना भंडार हमारे पास है। और दूसरी चीज, प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले कहा था, आपको याद होगा, कि 1 साल तक आप कोई सोना ना खरीदें। क्यों? सोना खरीदने के लिए क्या करना पड़ता है? विदेशी मुद्रा खर्च होती है। विदेशी मुद्रा खर्च होगी तो हमको तो अब जो तेल लाना पड़ रहा है और आपको जो गैस लाना पड़ रही है वो दूर से लाना पड़ रही है, उसमें इंश्योरेंस के चार्जेस बढ़ गए हैं और साथ में ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बढ़ गए हैं। और जैसे ही यहाँ उठापटक होती है किसी तरह की, इस समय तो जैसे बच्चे खेलते हैं ना, तुम डाल तो हम पात, ईरान और अमेरिका में यही चल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति बिगड़ी है, या यूं कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी धौंस लगाई है और एमओयू को रद्द कर दिया है, उसका कारण ये कल के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। क्यों? कल 9 तारीख को जो अली खोमनाई का सुपुर्दे खाक का जो एक जलसा होने वाला है, उसमें देखना है मोसाद क्या करता है, क्या किसी तरह कोई गड़बड़ करता है क्या। देखिए, अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी इस समय क्या है? 2 कमजोरी है। एक तो खाड़ी के देशों से उसके, अगर वो किसी तरह से वहां से अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करता है तो इसका मतलब अमेरिका की पूरी हार हो गई। और दूसरे, वहां पर अगर वो जमे रहता है, वो हमला करता है, ईरान पर कब्जा करने की कोशिश करता है, तो ग्राउंड पर उसको अपने ट्रूप्स उतारने पड़ेंगे, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि ग्राउंड पे जो ट्रूप्स हैं वो ईरान के जो
सिपाही हैं वो सब गुरिल्ला वार में ट्रेंड है। यही कारण है कि अमेरिका की दोनों परेशानियां उसको मजबूर कर रही है कि इस तरह का छुटपुट युद्ध चलता रहे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अमेरिका की जनता अब काफी अगेंस्ट हो गई है और दुनिया का जो एक सभी देशों का ये दबाव है कि इस युद्ध को खत्म कर दिया जाए। और खत्म करने के रास्ते, क्योंकि सबसे पहले देखिए दुनिया का मैं दबाव आपको है बता दूं, डॉक्टर साहब, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का फिर वो अपना अंदाज भी है, वो दुनिया के दबाव के आगे कितने आते हैं वो एक अलग बात है। मैं लौटूंगा सर आपके पास, एक बार संवरे साहब के पास चलते हैं। संवरे साहब, ये 80 स्थानों पर जो सैन्य स्थान है उन पर हमले किए गए, ये सीमित ऑपरेशन है या फिर बाकी डोनाल्ड ट्रंप फुल फ्लेज वॉर की ओर जा सकते हैं? देखिए वरुण जी, ये तो इस वक्त सीमित अटैक ही मैं मान रहा हूं। देखिए, जब 28 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप ने बगैर किसी मकसद के ईरान में कूदा था इजराइल के कहने से, तो उसके जो आर्मी ऑफिसर्स थे, कमांडर थे, उन्होंने कहा था कि अभी आप इस मुद्दे को मत उठाइए, अभी हमें तैयारी कर लेने दीजिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की साइकी तो आप जानते हैं, वो जो डिसीजन लेते हैं एकदम से कूद जाते हैं, और वो कूद गए डिस्पाइट के पेंटागन ने उसको एडवाइस किया था कि अभी मत करिए, बिकॉज जिसे छुटपुट हमले करने से ईरान को उसने एक्चुअली ट्रंप के मुंह में वेनेजुएला का खून लग गया था वरुण जी। उसने सोचा जैसे वेनेजुएला में मैं प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ को उठा के सारा तेल काबू कर लेऊंगा, तो ईरान में भी मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ईरान अपने सर के ऊपर कफन बांध के खड़ा हुआ है। और जो ही लड़ाई शुरू हुई और जो ही खोमेनी का डेथ हुआ और खोमेनी के साथ कितने सारे नेता मारा गए, तो ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन एक अजीब कॉन्स्टिट्यूशन है कि जब अगर हेड ऑफ द स्टेट मारा गया तो इसके बाद 32 लोग खड़े हो जाते हैं, शरीर के छोटे छोटे हिस्से खड़े हो जाते हैं। और अब जो वो पावर ईरान की जो 32, पहले एक खोमेनी थे या एक गवर्नमेंट के थे, अमेरिका चाह रहा था कि मैं सल्तनत को बदल दूं, लेकिन उसको तो कोई भी चीज नहीं मिल पाई, ना वो सल्तनत बदल पाया, ना परमाणु हथियार बनाने के संयंत्र को खत्म कर पाया, लेकिन अपना बहुत काफी नुकसान, अमेरिका का बहुत काफी नुकसान कर दिया। लेकिन अपनी कंपनियों की उसकी अकूत संपत्ति उसने कमा ली इस तरह से करके। और यहाँ तक के अमेरिका के लोग भी उससे इतने परेशान हो चुके हैं, कितनी सारी डेथ्स हो चुकी हैं इन तरह से। तो ये जो 80 जगह हमले किए हैं इन्होंने, तो देखिए अगर जब हम बात करें कि वो कह रहा है कि अमेरिका के 700-800 जगह पे अपने इन्होंने बना रखे हैं, सऊदी अरेबिया में ले लीजिए, कुवैत में ले लीजिए, तो ये ईरान हमेशा इनको कहता है मुस्लिम देश को कि तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, तुम अमेरिका को बाइकाट कर दो, और उनकी मजबूरी है कि वो उसको बाइकाट नहीं कर पाते। लेकिन अब ये जो छोटे छोटे कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज जहां पे इसने अब अमेरिका ने अड्डे बना रखे हैं, तो उनको लगने लग गया है कि अमेरिका कोई बहुत बड़ी पावर नहीं है, वो अपने आप को तो बचा नहीं सकता, हमें क्या बचाएगा। तो वो भी अब आंखें दिखाने लग गए हैं। तो इस हालात में जो अमेरिका की सिचुएशन ऐसी है, सांप चुचुंदर की हो गई, वो मुंह में निगल तो गया है, ना वो बाहर आता है ना अंदर जा रहा है। आने वाले समय की स्थिति है। मैं लौटता हूं एक बार मंजू जी, ये अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज रात अमेरिका और बड़ा हमला करेगा, वो हमला करेगा, फिर ईरान जो है उन सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा जो अमेरिका के बेस बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि 2 दिन चले 2.5 कोर्स वापस 28 फरवरी पर लौट रहे हैं। क्या वाकई इतनी बुरी स्थिति है, या फिर आपको लग रहा है कि पहले जैसे हालात नहीं है, इसे थोड़ा सा हम सीमित स्तर पर देखें? आई थिंक थोड़े सीमित ही रहेगा, लेकिन करेंगे एक्चुअली। हो सकता है कि वो फुल फ्लेज भी चले जाए। अभी सीमित बोल रहे हैं, कभी सीमित बोलते हैं तो फुल फ्लेज्ड वॉर करते हैं, जब फुल कहते हैं मैं फुल इनको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तो हो सकता है वो सीमित करें। क्योंकि इस वक्त जो उनकी स्थिति हो गई है यूएस की, वो बहुत ही एक
कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोचा था कि हम 2-3 दिन में इनको खत्म कर देंगे, इनकी जो भी इनकी सरकार है, और वहाँ रेजिम चेंज कर देंगे। और इस पूरा जैसे वॉर आगे जाती गई तो एक लेवरेज पॉइंट ईरान को मिल गया, हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बंद कर दिया, माइन कर दिया। तो एक ये बहुत बड़ा इनके पास नेगोशिएटिंग और लेवरेज पॉइंट आ गया, जिसकी वजह से वो अब मन मर्जी करने पे डिटर्मिन्ड है कि हमारी बात मानी जाए। और एक सॉवरेन स्टेट है, उनकी एक जायज भी है ये चीज कि हम सॉवरेन स्टेट है, हम इनकी बात क्यों सुने। जस्ट बिकॉज अमेरिका सबसे बड़ा एक नंबर 1 पावर है, उसका ये मतलब नहीं कि वो हमें डिक्टेट करे आके, क्योंकि वो भी एक ताकतवर और एक डिसिप्लिन्ड और एक सॉवरेन देश है। और एक ये लग रहा था कि शायद उनको भी वहां उनकी भी बहुत उनका भी नुकसान हुआ है इकोनॉमी को, सब कुछ। और जैसे अभी कहा आपने कि कतर ने भी उनको रिलीज कर दिया है, यूएस के साथ भी नेगोशिएशन होने की, उनकी जो फ्रोजन एसेट्स हैं उन्हें दिया जाए। तो वो कोशिश कर रहा है कि हमारी जितनी चीजें हैं, हमारे ये जो वॉर खत्म करें हमारे टर्म्स पे हो। प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं हमारे टर्म्स पे खत्म हो। तो अब ये जो एक जो टारगेट किए गए कुछ शिप्स, प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं हम बिल्कुल खत्म करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अटैक तो करेंगे वो, अटैक शुरू भी हो गए, लेकिन मुझे लग रहा है सीमित होंगे, क्योंकि फिर नेगोशिएशंस क्योंकि अभी जारी हैं। मुझे लग रहा है जो उन्होंने कहा था 60 डेज में पूरा फाइनल एक साइन किया था एमओयू कि 60 डेज के हम नेगोशिएशंस रखेंगे और पूरा वो एक समाधान निकालेंगे इम्प्लीमेंट करने के। लेकिन अभी जो उन्होंने खारिज कर दिया है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपनी तरफ से कि आई थिंक इट इज ओवर, ये बोला उन्होंने, स्टेटमेंट नहीं दिया। तो आगे वी डोंट नो हाउ थिंग्स विल गो, बट बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनी हुई है सर, और डेंजरस भी है। मेरा उसी में एक एडिशनल सवाल है कि जब ये सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है, तो भारत की जो कूटनीति है उसकी रणनीति की क्या परीक्षा है ये मौजूदा समय? बिल्कुल बहुत बड़ी एक चुनौती और परीक्षा है हम लोगों के लिए, बिकॉज हमें यूएस के साथ भी अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं, इजराइल के साथ भी अच्छे हैं, जितने इसमें इन्वॉल्व हैं, सारे गल्फ स्टेट्स के साथ अच्छे हैं हमारे जो, और वहाँ पे वेस्ट एशिया कंट्रीज के, और ईरान के साथ भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं। और इसीलिए बहुत ही एक डिफिकल्ट चॉइसेस हमें मेक करनी पड़ रही हैं। डिफिकल्ट, हमारा तो एक ही जो स्टैंडर्ड रहा है, एक एडवाइस या कहें या जो हम चाहते हैं, दबाव डाल रहे हैं दोनों साइड से बात करें कि आप इसको पीसफुली एक सोल्यूशन फाइंड करिए, ये लड़ाइयाँ बंद करिए कि सबको इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि दोनों मानने को इस वक्त तैयार नहीं है, और इसकी वजह से हमको बहुत एक परीक्षा का समय है इंडियन डिप्लोमेसी के लिए, कूटनीति के लिए, कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए ताकि हमारे जो इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट, उसको भी प्रिजर्व किया जाए और एक कोई समाधान की तरफ मूव भी करें दोनों देश। तो एक मुश्किल समय है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे थोड़ा सा चल के थोड़ा इम्प्रूवमेंट। मुश्किल समय है और भारतीय डिप्लोमेसी की भी ये कठिन परीक्षा की घड़ी है इस वैश्विक हालात में जो सुधर नहीं रहे हैं। रंजीत कुमार जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं अब आपसे कि डोनाल्ड ट्रंप के 28 फरवरी से जो अब तक के बयान हैं, सभ्यता का अंत, ईरान की बर्बादी, आखिरी रात, रिजीम चेंज, हमारे लोग बैठेंगे, ऐसा हुआ नहीं। तो जैसा आपने अभी पीछे बताया था कि जो मौजूदा स्थिति है, उस स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप की भी एक छवि बनी है कि ईरान में उन्हें वियतनाम जैसे हालात देखने को मिले हैं, या फिर वो ईरान को जीत गए हैं, ऐसा कुछ वो कर नहीं कर पाए। तो अब जो हो रहा है, देखिए राष्ट्रपति जिस तरह से बड़बोलापन दिखा रहे हैं, जिस तरह से बढ़ चढ़ करके बातें कर रहे हैं, वह उनके देश में जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो मागा कम्युनिटी है, उसके लोगों को संतुष्ट करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति खुद जिस तरह से ईरान पर हमला करके जिस रणनीति को उन्होंने लागू करने की कोशिश की थी, वो पूरी तरह विफल रही। राष्ट्रपति अमेरिका चाहता था कि अमेरिका ईरान पर पूरी तरह प्रभुत्व बन जाए, अमेरिकी ईरान के शासन पर अमेरिकी पसंद के लोग बैठ जाएं, तो वो सब सफल नहीं हुआ। अब अमेरिका चाहता है, अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं कि किस तरह पश्चिम एशिया से अपने हाथ खींच ले, और ऐसा करते वक्त उसकी ये छवि बनती है कि अमेरिका ईरान के सामने झुक रहा है और वह मागा समुदाय के लिए अच्छा संदेश नहीं है। इसी संदेश इसी संदेश के अनुरूप अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर से अमेरिका के ईरान के खिलाफ
जो युद्ध का माहौल बनाया है वह मगा समुदाय को एक संदेश देने के लिए है कि वह अमेरिका ईरान के सामने झुक नहीं रहा है, ईरान की शर्तों के आगे नहीं झुक रहा। हालांकि ईरान जिस तरह से एक अपर हैंड जिस तरह से उसने हासिल कर लिया है, उससे पश्चिम एशिया के देशों में चिंता व्याप्त हो गई है कि ईरान पश्चिम एशिया के एक नेता के तौर पर उभर सकता है, पश्चिम एशिया में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर सकता है। तो पश्चिम एशिया के देशों की चिंताओं को दूर करने के लिए भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस तरह की आक्रामक कार्रवाई शुरू की है, और यही वजह है कि अमेरिका और ईरान के बीच फिर से ये तनातनी का माहौल बन गया है। जी। और ये तनातनी का माहौल कितनी चिंता की बात है उस पर हम बात कर ही रहे हैं। डॉक्टर श्रीराम श्रीवास्तव जी, क्या विश्व फिर से वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी, ऊर्जा संकट, इन परेशानियों की ओर जा सकता है? मध्यस्थता की बात, वो मध्यस्थ जो थे जिन्होंने बड़ी छाती ठोकी थी ये पीस अकॉर्ड के बाद, वो कहाँ गए? कौन सी मध्यस्थता हुई? ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमले रुक रहे हैं, ना अमेरिका का अंदाज रुक रहा है, और ऐसे में अब कौन बीच में आएगा इनके? देखिए, जो भी आएगा बीच में उसको सिवा फजीयत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? ट्रम्प के जो अपना विचार वो अपने आप में बड़ी फ्लक्चुएटिंग है। वो क्या कहते हैं, अभी क्या कहा, सुबह क्या कह देंगे और फिर दोबारा क्या करेंगे, इसके बारे में बड़ा अंतर है। सब अमेरिकन उसकी वजह से परेशान है। अभी फिलहाल जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है भारत ने पहले ही ये चीज भाप ली थी, इसलिए अगले 3 महीने क्या 6 महीने तक हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, ऊर्जा का संकट थोड़ा होगा, ये भी बात अपनी जगह सही है कि इसके कारण जो है थोड़ी महंगाई बढ़ेगी, लेकिन भारत सुरक्षित रहेगा। बड़े से बड़े संकट हमने कोरोना के काल में निकाल लिए जो दुनिया नहीं निकाल पाई थी। हमारी विकास दर नहीं रुकेगी, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन यहाँ जो सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, वो जो हमारे विरोधी दल के नेता हैं वो कई बार जो है जनता को इस मुद्दे पर लेकर बरगलाने लगते हैं और कई बार कहते हैं कि वो तो सरेंडर, नरेंद्र और इस तरह की न जाने कैसी बातें करके जनता को बरगलाने लगते हैं। लेकिन इस समय का जो समय है वो जनता को एकजुट होकर हमारे प्रशासन में, हमारी विदेश नीति में यकीन करना चाहिए और आंतरिक जो शांति सुरक्षा बनाए रखना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात मैं फिर आपको बता रहा हूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये ओसामा बिन लादेन को जब पकड़ा था अमेरिका ने तो उसका लाश का क्या किया था? लाश को कहीं दफनाया नहीं गया था, उसको कपड़ों में लपेटकर समुद्र में जीव जंतुओं को खिला दिया गया था। क्यों किया था? ऐसा इसलिए किया था, अगर वो जिंदा रहते, कहीं दफनाए जाते तो उनकी जो मकबरा बनता वो दुनिया के आतंकवादियों के लिए तीर्थ स्थान बन जाता। और यही हालत यहाँ होने की है कि अगर अली खोमैनी का मकबरा बन गया तो निश्चित रूप से वहां पर जो आतंकवादी संगठन है वो मत्था टेकने आया करेंगे। लेकिन वो शियाओं के सर्वोच्च धर्मगुरु भी तो हैं। देखिए, बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ट्रम्प को लग रहा है वो देखिए, स्पेन उनके डेडली अगेंस्ट था, जर्मनी उनका डेडली अगेंस्ट था, आपके जो इटली की मैडम है उनके लिए तो उन्होंने कितना अनर्गल बोला, कागज के शेर तक कह दिया, लेकिन कोई भी देश आगे नहीं आया उनकी मदद। इससे वो बहुत ज्यादा खपा है। अब उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया डेनमार्क जो है ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं कर सकता, उसको हमारी सुरक्षा के लिए हमारे पास होना जरूरी है। अरे आपकी जो नाटो की संधि है उसके विपरीत आप काम कर रहे हैं। अगर एक देश किसी नाटो के सदस्य पर आक्रमण करता है या कब्जा करता है तो सभी देशों पर हमला माना जाएगा। तो यहाँ वो नियम लागू होता है, अगर डेनमार्क पर अमेरिका जबरदस्ती कब्जा करेगा तो जो दूसरे देशों के लिए नियम लागू है वो इन पर भी हो जाएगा। तो निश्चित रूप से जो अमेरिका और नाटो के देशों की दरार है वो ट्रम्प की सबसे बड़ी मजबूरी है। और अरब देशों की सबसे ज्यादा मजबूरी ये है कि अगर ईरान ताकतवर हो गया और इस्लाम का वो खलीफा बन गया तो वहां जैसे सुप्रीम कमांडर सब कुछ संभालता है, उसी तरह की अगर प्रशासकीय व्यवस्था आपके सऊदी अरब, अरब अमीरात और दूसरे देशों में आ गई तो वहाँ शेखों का क्या होगा। इसीलिए वो नहीं चाहते कि उनके यहाँ ईरान का वर्चस्व बढ़े
और ईरान का वर्चस्व को रोकने के लिए अरब के देशों के लिए इसके अलावा और कोई साधन नहीं है कि अमेरिकन अम्ब्रेला में रहे। तो निश्चित रूप से ये सब समस्या अगले हफ्ते तक आप देखिएगा किसी ना किसी नए रूप में ले लेगी और ट्रंप अपना जैसे ही चाय नाश्ता करेंगे अपना बयान बदल देंगे कि भाई अब हम जो समझौता का रास्ता खुला है आ जाओ समझौता कर लें। निश्चित रूप से ये होने वाला है, ऐसा मेरा अनुमान। तो आने वाले दिन बड़े चिंता भरे हो सकते हैं डॉक्टर पी सनवारिया साहब। ये अमेरिका ने इतने हमले किए और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ नहीं कहा या लिखा, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो ईरान की पकड़ है वो उसको नहीं मतलब हिला पाए, जबकि उन्होंने उसे बर्बाद करने की बात कही थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपर हैंड ईरान का अभी तक बना हुआ है। तमाम जो खाड़ी देश हैं अमेरिका के सहयोगी, उनके प्रयास, अमेरिका के खुद के प्रयास, इजराइल के प्रयास, उसके बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी जो नब्ज है वो ईरान ने पकड़ रखी है। वरुण जी देखिए, कहावत है आपदा में भी अवसर है। जब ईरान के ऊपर अटैक हुआ, देखिए ये हार्मोन तो इसके पास, ईरान के पास साथ इसके ही सब कुछ रहा था, लेकिन ईरान को आइडिया आया कि इस इलाके को मैं अगर बंद कर दूं तो देखिए क्या पावर आती है। तो ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ऑफ ईरान ने ये सोचा कि मैं इसको बंद करूं, और उसने उसको बंद कर दिया। और फिर उसको याद आया, अरे ये तो इतने हजारों जहाज यहाँ से गुजरते हैं, मैं उनसे $100 भी लेने लगूं तो मेरा तो जो नुकसान युद्ध में हुआ है वो सारा का सारा पूरा हो गया। तो ईरान और अमेरिका ने उसको धमकी दी कि तुम ये पूरा खोल दो, सारे वर्ल्ड के लिए जैसे पहले खुला था वैसे ही खुला रहना चाहिए। लेकिन वो ईरान ने उसको कह दिया कि बिल्कुल नहीं जी, बार बार स्टेटमेंट यही आया। और अमेरिका को पता है कि इसको खोलने के लिए अगर उसने अपने सोल्जर भेज दिए बहुत मुश्किल है। ईरान ने वहां पे माइन लगाई हुई है, नीचे बहुत बड़ी सुरंगें डाल डाल करके उनको डीमाइन करना और अपने जवानों को वहां भेजना। अगर ये अमेरिका सीरियस है, लेकिन वो करेगा नहीं, क्योंकि इसको हार्मोन को पूरी तरह से खोलने के लिए ईरान की जो स्ट्रक्चरल चेंजेस उसने वहां की हुई हैं, पहले से की हुई हैं, अब नहीं की हुई हैं, तो अमेरिकन सोल्जर का इतना ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और अमेरिका कंट्री ऐसी है कि वो अपने जवानों का नुकसान किसी हालत में भी नहीं सहेगा। वो अमेरिका चाहता है दूसरे कंट्री के लोग मरते रहें, हमारे लोग ना मरे। तो अमेरिका के बस में ये नहीं है कि हार्मोन्स को वो फ्री करा दे, लेकिन जो समझौते में बातचीत हुई थी उस समझौते को अगर वो किसी तरह से चलाते रहते। लेकिन क्या हुआ कि ईरान ने जो 3 तारीख को सऊदी अरेबिया के शिप के ऊपर अटैक किया, कुवैत के शिप पे अटैक किया, तो उसके वजह से अमेरिका को तो मौका मिल गया। अमेरिका तो हमेशा से ही ये कहता है कि आई एम वन मैन, मेरा ऊपर हाथ है, मैंने ईरान को खत्म कर दिया है। लेकिन दुनिया जानती है ना ईरान की सेना खत्म हुई ना ईरान के पास जो ड्रोन फैक्ट्रीज है, वो जिस तरह से वो ड्रोन फैक्ट्री से ला करके मिसाइल्स को, लाखों रुपए की मिसाइल खर्च कर रहा है, उसने तो और भी कुछ तैयारियां कर ली है। जो परमाणु उसने 400 किलो रखा हुआ है एनरिच्ड यूरेनियम, उसका भी अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। पूरी कोशिश अमेरिका ने कर ली, इतने हैवी बम डाल के देख लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये इस वक्त का ये जो हालात है कि मैं हार्मोन को खोल दूंगा, मुझे लगता है कि ईरान के मुंह में भी अब खून लग गया कि अरे मुझसे एक दिन में इतने करोड़ों रुपए के डॉलर मुझे मिलेंगे तो मैं क्यों खोलूं। और अमेरिका किसी हालत में नहीं खोलने के है इसके। जी रंजीत जी, क्या वाकई अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान के नियंत्रण से बाहर नहीं ला सका और करने के बाद भी नहीं ला सकता है? दिख रहा है कि पूरी दुनिया परेशान है और अमेरिका को पूरी दुनिया का चौधरी भी बनना है, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान के नियंत्रण से निकाल ले। तो फिर दुनिया क्या एक बड़ी लंबी जंग और वैश्विक संकट की ओर जा रही है?
देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध विराम सहमति हुई है, जो समझौता हुआ है, उसमें ईरान ने वादा किया था कि वह हॉर्मुज का जो इलाका है, हॉर्मुज स्ट्रेट का जो इलाका है, उससे आवाजाही पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाएगा, उसे खुला छोड़ देगा। लेकिन जिस तरह से ईरान को लगने लगा है कि इस इलाके पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, अमेरिका बलपूर्वक इसे ईरान के हाथ से नहीं छुड़ा सकता है, क्योंकि ईरान ईरान को ऐसा लगने लगा है कि वो इस इलाके पर जो पोतों की आवाजाही है, व्यापारिक पोतों की आवाजाही है, उस पर टोल टैक्स लगा सकता है और उससे जो रेवेन्यू जो अर्न करने की बात है एक स्थायी तौर पर, उससे आय करने का एक साधन बनाने की कोशिश कर रहा है। वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कतई पसंद नहीं आएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किसी एक इलाके में, किसी एक समुद्री इलाके में टोल टैक्स लगाने की अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि यदि हॉर्मुज पर टोल टैक्स लगता है तो दुनिया में कई अन्य समुद्री इलाके हैं जहां से व्यापारिक पोतों की आवाजाही होती है, वो भी एक नजीर की तरह पेश किया जाने लगेगा। हॉर्मुज की तरह वो भी टोल टैक्स वसूल सकते हैं। तो ईरान को कतई इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती कि हॉर्मुज इलाके पर टोल टैक्स लगा करके वो व्यापारिक पोतों की आवाजाही पर नियंत्रण स्थापित करे। ईरान को इस बात के लिए मनाना होगा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य के इलाके से जिस तरह से व्यापारिक पोतों की आवाजाही पहले की तरह होती थी, उसी तरह से फिर से शुरू की जाए। तो ईरान की ओर से एक बड़ा संदेश होगा कि वो ईरान के इलाके, पश्चिम एशिया के इलाके में शांति चाहता है। अमेरिका के साथ और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भी टकराव का माहौल नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि हॉर्मुज पर यदि इस तरह के नियंत्रण लगे, व्यापारिक पोतों की आवाजाही सीमित की जाने लगी, तो उससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी संतुष्ट नहीं होगा। वो ईरान से अपेक्षा करता है कि हॉर्मुज के इलाके पर अपना नियंत्रण पहले की तरह जिस तरह से चल रहा था, अब पोतों की आवाजाही जिस तरह से चल रही थी, वो बरकरार रखी जाए। नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी तो ईरान के नियंत्रण से हटा नहीं पा रहा ना स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, चाहे वो किसी भी तरह के प्रयास हो। ईरान वहां कायम है, ईरान को सपोर्ट भी है तुर्की का, रूस का, चाहे प्रत्यक्ष ना हो अप्रत्यक्ष हो। तो ईरान को इतने देशों के बाद और विश्व शक्ति अमेरिका की इतनी धमकी और हमलों के बाद भी नियंत्रण से वहां से टस से मस नहीं कर पा रहा है, और ईरान पीछे हटेगा क्योंकि उसने वहीं तो नब्ज पकड़ी हुई है पूरी दुनिया की, वो पीछे हटेगा भी नहीं, वहीं से तो उसने दबाव में लिया पूरी दुनिया को। निश्चित तौर पर ईरान देख रहा है कि अमेरिका भले ही उस पर हमले कर रहा हो, लेकिन ये हमला असीमित काल के लिए नहीं चलता रहेगा। कुछ दिनों के बाद ये हमला रुक सकता है और ईरान का हॉर्मुज जलडमरू के इलाके पर नियंत्रण बना रह सकता है। ईरान को हॉर्मुज के इलाके से पहले की तरह हालात बहाल करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव बनना चाहिए, वह भी एक स्पष्ट तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से कोई संदेश नहीं आ रहा है। दुनिया के देशों को ईरान से भी कहना चाहिए हॉर्मुज जलडमरू का इलाका खुला छोड़ दें, और तभी अमेरिका को भी इस बात का बहाना नहीं मिलेगा कि हॉर्मुज के इलाके पर वो हवाई हमले जारी रखे। जो जिस तरह से ईरान ने कतर के जो व्यापारिक पोत हैं, जो एलपीजी गैस परिवहन करने के जो पोते हैं, उन पर जिस तरह से हमले किए हैं, तो इस तरह के हमले भी रुकने चाहिए। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका को भी उकसावा करने वाली कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ईरान पर जिस तरह से भारी हवाई हमले शुरू किए गए हैं, उस पर भी तुरंत रोक लगनी चाहिए। दोनों ओर से शांति की पहल, युद्ध विराम को लागू करने की पहल फिर से बहाल होनी चाहिए, तभी पश्चिम एशिया में शांति बहाल हो सकती है। अन्यथा इस तरह का संघर्ष का माहौल बना रहेगा, वो अमेरिका के लिए भी ठीक नहीं है, ईरान के लिए भी ठीक नहीं है। और यह शांति का जो माहौल बनना चाहिए, जिस तरह से दुनिया की अर्थव्यवस्था इस युद्ध से प्रभावित हो रही है, वह जरूर उसमें एक स्थिरता लाने की जरूरत है। जी, डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी भी रंजीत जी कह रहे थे कि दुनिया की ओर से वो आग्रह, वो प्रयास, वो संदेश नहीं जा रहा है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि दुनिया लाचार सी नजर आ रही है। क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता दिख रहा है? दुनिया दो वैश्विक धड़ों में बंटती दिख रही है, आखिर चल क्या रहा है? देखिए, दुनिया दो धड़ों में बढ़ती दिख रही है परोक्ष रूप से, लेकिन वास्तविक में इस समय रूस अपने
मुसीबतों में उलझा हुआ है। यूक्रेन ने जिस तरीके से अभी रिटेलिएट करना शुरू किया है, रूस में भी ईंधन की अब बड़ी खपत की परेशानी हो गई है और वो दूसरे देशों से पेट्रोल खरीदने की या डीजल खरीदने की कोशिश में लगा हुआ है। निश्चित रूप से चाइना चूंकि शुद्ध व्यापारी आदमी है, उसको अपने व्यापार से मतलब है, इसलिए कोई विश्व युद्ध का तो खतरा नहीं है। लेकिन वहां सवाल ये कि फिलहाल की स्थिति में आगे क्या होगा, कैसे होगा और शांति कैसे स्थापित होगी, इसमें थोड़ी अकड़ अपनी जो है ईरान को भी कम करना पड़ेगी। क्योंकि देखिए नवल ब्लॉकेट जो है आज की तारीख में 34 ईरानी जहाज करीब करीब 42 मिलियन क्रूड ऑयल के साथ फारस की खाड़ी में खड़े हुए। अब वो बाहर तो निकल नहीं सकते हैं। ईरान ने अलबत्ता जो घोषणा की थी वो क्या की थी कि जो भी जहाज फारस की खाड़ी से बाहर जाएगा वो उनके द्वारा बताए गए रास्ते से जाए। वो अपने मित्र देशों से वो टोल टैक्स नहीं ले रहे थे, बाकी दुश्मनों के जहाजों से $20 मिलियन का वो टोल टैक्स वसूल कर रहे थे, जिसके लिए पश्चिम के देश तैयार नहीं थे। अब रहा सवाल इससे कैसे निपटेंगे। इसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है वरुण जी। एक तो फ्रांस का विमान वाहक पोत इस समय पर्शियन में मौजूद है और दूसरा रॉयल नेवी का ब्रिटेन का विमान वाहक पोत भी वहां मौजूद है। अब जिस समय ईरान अपनी अकड़ से नीचे नहीं उतरेगा, अभी अमेरिका ने जो हमले किए उसमें से 70 हमले तो उन गन बोट्स पर किए गए हैं जो ईरान की तरफ से वहां पर फारस की खाड़ी में रुके हुए जहाजों पर निगरानी कर रहे थे। उनमें से अधिकांश को उन्होंने उड़ा दिया है। अब रहा सवाल ये कि अगर ईरान इसके बाद भी स्टेट ऑफ हार्मूज को उस स्थिति में नहीं लाएगा जो युद्ध के पहले थी, कि वो अंतरराष्ट्रीय जल सीमाएं, अंतरराष्ट्रीय जल में किसी का कोई आधिपत्य नहीं होता इंटरनेशनल रूल के साथ, अगर वो नहीं लाएगा तो ये मान कर चलिए कि के देश मजबूरी में अमेरिका के साथ आकर ईरान पर हमला करेंगे। अगर वो हमला होता है तो ईरान का तबाह होना बिल्कुल सुनिश्चित है। लेकिन इसमें सफर कौन करेगा? जिस तरह गाजा में हमले हुए कोई नहीं रोक पाया, 73,000 लोग से ज्यादा मर गए, लाखों लोग जो है अपंग हो गए और आज दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। तो क्या मानवता का अगर नर्क आपको अभी जो गाजा में देखने को मिल रहा है, अब क्या वही नर्क जो है आप ईरान में देखना चाहते हैं? हालांकि वहां के शाह रजा के जो साहबजादे हैं वो इस कोशिश में लगे हैं और ट्रंप भी इस तरह की अपील कर रहा है। पर्चे पर छाए जा रहे हैं कि वो लोग जो जनवरी में इन्होंने 3-4 हजार लोगों को मार दिया था, जो वहां की सरकार के विरुद्ध थे, उनका बदला लेने के लिए खड़े हो जाओ और अगर आप लोग विद्रोह करेंगे तो निश्चित रूप से 34 जो उनके अमेरिका में रुके हुए हैं उनको वो रिलीज कर देंगे। $300 बिलियन जो कि ईरान ने मांगे हैं अपने हरजाने की पूर्ति के लिए, वो $300 बिलियन इकट्ठा करके ईरान का एक सुंदर भविष्य बनाने के लिए पुनः संरचना कर देंगे। इस तरह के प्रलोभन भी चल रहे हैं, लेकिन इन प्रलोभनों का क्या असर होगा ये आपको कल और एक हफ्ते के भीतर पता लग जाएगा। निश्चित रूप से एक हफ्ते के इंतजार में तो बहुत कुछ पता लगेगा। एपी सनवारिया साहब, क्या ये मान के चले कि एयर स्ट्राइक जो है वही होंगी या इस युद्ध का स्वरूप बदल भी सकता है? जमीन पर भी सैनिक उतर सकते हैं, नौसेना भी आ सकती है, या सिर्फ एयर स्ट्राइक जो सबसे आजकल चलन में है उसी के आधार पर ये युद्ध चलता दिखाई देगा? नहीं वरुण जी, मुझे तो लगता है कि अमेरिका कभी भी अपने ट्रूप्स को ईरान में नहीं उतारेगा। और मैं एक सोल्जर होने के नाते, फौजी होने के नाते मैं कहता हूं कि किसी भी कंट्री को जीतने के लिए आपको अपने ट्रूप्स को उस ग्राउंड में भेजना ही पड़ेगा, तभी आप जीत पाएंगे। ये एयर स्ट्राइक से कुछ काम नहीं बनता है। मैंने 71 वॉर को लड़के देखा है। तो जब तक के हमारे जवानों ने जाके बांग्लादेश को कैप्चर नहीं किया तो जीत नहीं होती। अगर हमारे जवान ना जाते, एयरफोर्स ही अटैक करती रहती, तो वो 97,000 पाकिस्तानी हम अरेस्ट नहीं करते। लेकिन अमेरिका इस हालात में नहीं है कि वो अपने ट्रूप्स को वहां भेजने का खतरा उठाए।
क्योंकि उसके जो आर्मी कमांडर्स हैं वो इसको एडवाइज कर रहे हैं कि प्लीज, मैंने बताया कि 28 तारीख को भी, फरवरी पे भी, जब मिस्टर ट्रंप ने प्लान किया कि मैं इस पे अटैक करूंगा, पेंटागन ने उसको एडवाइज किया था, प्लीज डू नॉट डू नाउ, वेट, हमें तैयारी करने दीजिए। लेकिन वो किसी की मानता नहीं है। लेकिन अगर ट्रंप ने ऐसी गलती कर दी और उस गलती किए बगैर वो कभी भी हार्मोन्स के इलाके को कैप्चर नहीं कर सकता। और हार्मोन का इलाका इतना टर्चुअस है और ईरान ने उसको इतना पुख्ता बना के रखा है कि उसमें जो बड़ी बड़ी माइंस लगा के रखी हैं, वो माइंस उठाने के लिए आर्मी अमेरिकी सोल्जर को आना पड़ेगा। और माइन कितनी खतरनाक चीज होती है, जो वो फटती है तो आदमी किस तरह से चिथरे होता है। तो अमेरिका ये रिस्क नहीं लेगा अपने जो है जी। तो कुल मिलाकर तिवारी साहब, क्योंकि अब समय इतनी इजाजत दे रहा है तो सीज फायर भी टूटा है, भरोसा भी टूटा है, तनाव अपने चरम पर है, और ये जो तनाव है इसकी कीमत पूरा विश्व पीछे चुका है। वापस ऐसे हालात ना हो, उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का रवैया और ईरान का जो रवैया है वो सबके सामने है। परिस्थितियां एक बार फिर से गंभीर होती हुई दिख रही हैं। उम्मीद करते हैं कि कोई कूटनीति की खिड़की खुली हो और ये हालात ऐसे और खराब ना हो। फिलहाल आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट एट 8 देख रहे थे आप। बात हो रही है एक बार फिर से मंडराते वैश्विक खतरे की। ईरान अमेरिका फिर जंग की ओर बढ़ गया है। रुकने कुछ देर के लिए, खबर सिलसिला लगातार जारी है।